तो किसी भी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक एंड वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले टाइटल डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए। इन शॉर्ट, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के ओनरशिप को रिफर करती है। आपको ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए इंजस्ट करना चाहिए, ना कि टाइटल डॉक्यूमेंट की कॉपी को, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि सेलर आपको लीगल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या नहीं। साथ ही आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी 3 तरीके से इनहेरिट होती है। सबसे पहला होता है सेल डीड, जिसे हम हिंदी में बेचनामा भी कहते हैं, और इससे आपको यह पता चल जाता है कि जो सेलर आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसको वो प्रॉपर्टी किसने बेची है। द सेकेंड वन इज अ गिफ्ट डीड। ये डॉक्यूमेंट तब आप चेक करते हैं जब सेल डीड सेलर के पास नहीं होती है और वो प्रॉपर्टी उसे किसी ने गिफ्ट की हो, तो उस केस में आपको गिफ्ट डीड वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द लास्ट एंड थर्ड वन इज कन्वीनियंस डीड। इसका मतलब होता है कि सेलर ने किसी यूआईडी या कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर्टी ली है तो वहाँ एक कन्वीनियंस डीड बनती है एंड इससे कंफर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि इन सभी डीड्स का यही मतलब होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या नहीं, आप वो चेक करें। द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज चैनल डॉक्यूमेंट, जिसको हवाला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि जब आप प्रॉपर्टी को ए से बी को बेचते हैं एंड बी को सी को बेचते हैं, तो जब जब ये प्रॉपर्टी बिकती है एंड फाइनली इस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डीड बनता है या जो भी बेचनामा बनता है, तो उसमें सबका हवाला होता है। इन शॉर्ट, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है एंड जिनसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनको वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है, तो उन सब का उसमें हवाला होना चाहिए। इसलिए आपको सारे चैनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक करना होता है। अब बात करते हैं तीसरे सर्टिफिकेट के, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट माना जाता है, कॉल्ड एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आपको बताता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं तो क्या उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का मॉर्गेज, टैक्स या पेनल्टी या फिर पेंडिंग चार्जेस तो नहीं बाकी हैं। जनरली इस सर्टिफिकेट को जानने के लिए आप ट्राई नहीं करते, बट फॉर सेफ्टी पर्पजेस आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में पता होना चाहिए। और इसके लिए आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो आप अपने नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए और फॉर्म नंबर 22, जो कि बेसिकली हर स्टेट में फॉर्म नंबर 22 के नाम से ही जाना जाता है, कभी कुछ स्टेट्स में वेरी भी करता है, तो इजिली फॉर्म नंबर 22 में आप प्रॉपर्टी के डिटेल्स को डाल के कुछ गवर्नमेंट फीस पे करने के बाद, जो कि बहुत ही नॉमिनल होती हैं, और उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक उस प्रॉपर्टी को कब खरीदा गया था, किसने बेचा था, उस प्रॉपर्टी पर टैक्सेस क्या है, या उस प्रॉपर्टी पर पेनल्टी या कोई पेंडिंग चार्जेस हैं या नहीं। हालांकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फॉर्म नंबर 15 के तहत आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात की लिमिटेशन है कि अगर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है तो वो आपको भी किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। इसलिए आप उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करें तो होने वाले फ्रॉड से बच भी सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। लेकिन यह सर्टिफिकेट हर सिचुएशन में आपको मिले ये जरूरी नहीं होता है। जब आप एक बिल्डर या डेवलपर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस बिल्डिंग को ओसी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। ओसी डेवलपर को तभी मिलता है जब डेवलपर ने सारे नॉर्म्स को पूरा कर लिया होता है एंड बिल्डिंग सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग होती है। फिफ्थ है द पोजेशन लेटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अलॉटमेंट लेटर। जिसका मतलब है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको यह चेक करना जरूरी है कि क्या उस बिल्डर के पास पोजेशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर है या नहीं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट तब देती है जब बिल्डर ने सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली पूरा किया हो। सिक्स्थ है मॉर्गेज। इसमें आपको ये चेक करना एंड वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके के लोन के प्रति उसे मॉर्गेज तो नहीं रखी है बैंक में, या कोई पेंडिंग पेनल्टी ना हो, और अगर ऐसा है तो आपका यह प्रॉपर्टी खरीदना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले आप ये जरूर चेक करें एंड अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने से बचें। द नेक्स्ट वन इज टैक्स रिसिप्ट। इसमें आप टैक्स रिसिप्ट को देखते हैं, यानी हर लैंड पर जो लोकल म्युनिसिपैलिटी होती है वो टैक्स लेती है, जो कि लैंड टैक्स होता है। तो आपको इसमें यह देखना जरूरी होता है कि आपके प्रीवियस ओनर ने उस प्रॉपर्टी का उसने सारा टैक्स पे किया है या नहीं किया है, क्योंकि इससे आपको यह फायदा होता है कि इससे आप अपना टैक्स लायबिलिटीज को सेव कर सकते हैं एंड आप यह भी जान सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर किसका नाम दर्ज है। द एट्थ वन इज यूटिलिटी बिल्स। इस बिल को भी आपको देखना जरूरी है कि आपके प्रीवियस ओनर ने सारे यूटिलिटी बिल्स को भरे हैं या नहीं, लाइक द इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स। द नाइन्थ वन इज द कार अलॉटमेंट लेटर, जिसका मतलब होता है कि आप जब भी किसी मेट्रो सिटीज में कोई प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या फ्लैट को परचेज करते हैं तो वहां आपको पार्किंग एरिया प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए आपको यह चेक करना जरूरी है कि आपके ओनर ने आपको कार अलॉटमेंट लेटर आपको दिया है या नहीं। अगर आपके ओनर ने आपको वो लेटर नहीं प्रोवाइड किया है तो आपको इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं।
ये पॉइंट उन लोगों से रिलेटेड है जो किसी न किसी कॉलोनी या बिल्डिंग में रहते हैं जहां रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको वहां की भी एनओसी देखनी चाहिए कि आपके प्रीवियस ओनर को वहां से एनओसी मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि कई बार जो सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज होते हैं वो भरे नहीं जाते हैं एंड उसे पे नहीं करने पर जो अगला ओनर आएगा उसको ये सारी लायबिलिटीज पे करने होंगे। द 11th डॉक्यूमेंट होता है म्यूटेशन, जिसे हम हिंदी में जामाबंदी भी कहते हैं। हालांकि जामाबंदी से यह प्रूफ नहीं होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम की है, लेकिन हाँ, जामाबंदी को एक एडिशनल एविडेंस माना जाता है। इसलिए इसमें आपको यह देखना जरूरी है कि जहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में उस प्रॉपर्टी के प्रीवियस ओनर का नाम रजिस्टर है या नहीं है, जिससे जिस दिन आप यह प्रॉपर्टी खरीदे उस दिन आप उसे अपने नाम रजिस्टर करवा लें। इन शॉर्ट, उस प्लेस के लोकल रिकॉर्ड्स में आपकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है एंड आपका नाम का रजिस्ट्री होना भी अनिवार्य है। और सबसे आखिरी में एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट जिसे हम कन्वर्जन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। मेनली लैंड दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल लैंड एंड द सेकंड वन इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसका मतलब है कि आप कभी भी एग्रीकल्चरल लैंड पर रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको यह चेक करना जरूरी है कि सेलर ने एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कराया है या नहीं, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आप उस प्रॉपर्टी को एज अ कमर्शियल लैंड यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो कि इम्पोर्टेंट है एंड इसे वेरीफाई करना जरूरी होता है। देयरफॉर एट लास्ट इन सभी 12 डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं।